बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड मेथड। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था, लेट मी चेक, आई थिंक दैट वाज लेक्चर 5। यस, तो यहाँ तक हमने डायनामिक एनालिसिस पढ़ा। ठीक है जी, यहाँ तक हम इक्वेशन सॉल्व करते आए स्ट्रक्चर की। अब आगे है जो हमारा टॉपिक बनता है वो देयर आर टू मेथड्स हैं हमारे पास स्ट्रक्चर पे फोर्स डिटरमिन करने के। नंबर 1 है इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड मेथड और नंबर 2 है रिस्पांस स्पेक्ट्रम मेथड। सबसे जो पहला टॉपिक है वो हमारा है इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड मेथड। There are two commonly used methods for specifying seismic design forces. Number 1 is equivalent static force method and number 2 is dynamic analysis. Number 2 जो dynamic analysis है basically we call it a response spectrum method. It involves these equations again and then some response spectrum equations और उसमें फिर आइगन वैल्यूज़ आ जाती हैं और सारी वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। अभी आ जाता है जी हमारे पास जो है इक्विवेलेंट स्टैटिक फोर्स मेथड कि हम जो डायनामिकली जो स्ट्रक्चर पे कोई फोर्स हिट होनी है उसका इक्विवेलेंट स्टैटिक फोर्स फाइंड करते हैं हम। मतलब आप इसको ऐसे समझ लें कि जो रिस्पांस स्ट्रक्चर ने डायनामिक फोर्स के अगेंस्ट देना होता है हम उसको इस तरह से फाइंड करते हैं कि हम उसके बराबर की स्टैटिक फोर्स लगाते हैं कि दोनों का रिस्पांस जो हो वो इक्वल हो। In the equivalent static force method, the inertial forces are specified as static forces using empirical formulas. The empirical formulae do not explicitly account for the dynamic characteristics of the particular structure being designed or analyzed. इसमें हम क्या करते हैं, जो पर्टिकुलरली जो डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम कंसीडर नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल मास एक्सेलरेशन और जो डायनामिक एक्सेलरेशन डायनामिक रिस्पॉन्स जो आपका है डिस्प्लेसमेंट है, इसी तरह डैम्पिंग जो है। हम इन फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करते, बल्कि जो द फार्मूलाई वर हाउएवर डेवलप्ड टू एडिक्वेटली रिप्रेजेंट द डायनामिक बिहेवियर ऑफ व्हाट आर कॉल्ड रेगुलर स्ट्रक्चर्स विच हैव अ रीजनेबली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड स्टिफनेस। फॉर सच स्ट्रक्चर्स द इक्विवेलेंट स्टैटिक फोर्स मेथड इज मोस्ट ऑफन एडिक्वेट। हम इसको इस तरह से जो फार्मूलाए हैं इस तरह से डेवलप किए गए हैं
कि जो आपके रेगुलर स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए ये बिल्कुल एडिकेट रिस्पांस शो करता है आपके डायनामिक लोड के अगेंस्ट। सो जो हम इक्विवेलेंट स्टैटिक फोर्स मेथड यूज़ करते हैं, सो ये ऑलमोस्ट जो है वो रीज़नेबली एडिक्वेट आपका बिहेवियर उसको रिप्रेजेंट करता है। सो आगे चलते हैं, आपको इसको ज़रा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। सो द कंसेप्ट ऑफ एम्प्लॉयड इन इक्विवेलेंट static lateral method is to place static loads on a structure with magnitudes and direction that closely approximate the effect of dynamic loading caused by earthquakes. So हम क्या करते हैं कि मतलब इक्विवेलेंट फोर्स फाइंड करते हैं जो स्ट्रक्चर पे लगेगी और जिसका बिहेवियर जो है वो करस्पॉन्डिंग अर्थक्वेक के ऑलमोस्ट इक्वल होगा। सो कंसंट्रेटेड लेटरल फोर्सेस ड्यू टू डायनामिक लोडिंग टेंड टू अकर एट ए फ्लोर एंड सीलिंग रूफ लेवल्स इन बिल्डिंग्स वेयर कंसंट्रेशन ऑफ मास इज द हाईएस्ट। मतलब इसका ये है कि बिल्डिंग का वो पोर्शन जहाँ पे मैस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पे फोर्स क्या होती है, कंसंट्रेट हो जाती है। इफ़ आई कुड शो इट लाइक लेट मी स्टॉप शेयरिंग एंड अगेन मैं आपके साथ अपना डेस्कटॉप शेयर करता हूँ। So yes, so basically प्रैक्टिकली क्या होता है, जो आपका स्ट्रक्चर है उस पे ग्राउंड मोशन क्या करती है, फोर्स लगाती है, और जो फोर्सेस का जो रेस्पॉन्स है वो बेसिकली सम हो लाइक दिस आता है आपके पास। सो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है। जो थ्रू आउट स्ट्रक्चर पे एक्सर्ट होता है। मतलब ये ग्राउंड मोशन की फोर्स है और ये स्ट्रक्चर पे क्या है, जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो आपकी, और ये भी क्या है, दैट इज़ आल्सो एफ ऑफ टी, और ये टाइम के साथ क्या होती है, वेरी होती है। सो इतने ज़्यादा फोर्सेस के कंपोनेंट फाइंड करना इट्स अ वेरी टीडियस वर्क। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास पहला सलूशन ये है कि हम इक्विवेलेंट स्टैटिक फोर्स मेथड के तहत हम क्या करते हैं, हम वो फोर्सेस क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। सबसे पहले जो हमारा है, दिस इज कॉल्ड वी एंड वी इज बेस हियर ड्यू टू अर्थक्वेक लोड। सो इसका जो रेस्पॉन्स है वो स्टोरी लेवल पे हम क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। सो जहाँ पे मैस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, डेफिनेटली आपका जो
इस सारे पोर्शन का रिजल्टेंट है ये आपका टुवर्ड्स उधर ही होगा जहाँ पे मैस की कंसंट्रेशन है, जहाँ पे मैस की ज़्यादा कंसंट्रेशन है, इस सारे का रिजल्टेंट आपका वहीं पे मूव करेगा। बिकॉज आपके जो है फोर्सेस का इफेक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होता है, फ्लोर लेवल पे होता है, और फ्लोर लेवल आपके क्या करते हैं, मूव करते हैं ज़्यादातर। सो ये बेसिकली क्या है, इक्विवेलेंट स्टैटिक फोर्स मेथड है। एक्चुअल फोर्सेस का रिस्पांस कुछ इस तरह से होता है और वो भी टाइमली क्या करती हैं, वेरी करती हैं। सो ये कहानी हम सारी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि कंसंट्रेटेड लेटरल फोर्स ड्यू टू डायनामिक लोडिंग टेंड टू अकर एट फ्लोर एंड सीलिंग / रूफ लेवल्स इन बिल्डिंग्स। तो ये जो आपके सीलिंग या फ्लोर लेवल्स हैं आपके, यहाँ पे आपका जो है फोर्सेस सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट होकर अकर करती हैं। सो फर्दर मोर कंसंट्रेटेड लेटरल फोर्सेस टेंड टू बी लार्जर एट हायर एलिवेशन इन द स्ट्रक्चर। सो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, आप हमेशा याद रखें कि अगर मैं लिखूं F1 ये 1 2 3 मीन जो स्टोरी हायर स्टोरी पे चलते जाते हैं, सो एंड सो ऑन, ठीक है जी। सो जैसे जैसे ऊपर ये स्टोरी पे जाती जाएगी, ये फोर्स क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। एंड व्हाट इज बेस शियर V, जो आपका बेस शियर V है, दैट इज डेफिनेटली F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस सो ऑन। सो दिस V इज बेस शियर। V क्या है आपकी, V इज इक्वल टू V is equal to base shear it is then distributed to the stories, ठीक है। जो आपकी हायर स्टोरीज हैं वहाँ पे इसको क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है जी। सो okay, thus the greatest lateral displacement and the largest lateral force often occurs at the top level of structure, particularly for tall buildings, ठीक है जी। These effects are modeled in the equivalent static lateral force procedures of the IBC International Building Code and UBC Unified Building Code by placing at force at each story level in structure. So in general, the distribution of lateral story forces is associated with the first fundamental mode of vibration of a cantilevered structure. In this case, a typical structure is idealized as a vertical cantilever rigidly attached to the ground. So जो नॉर्मल हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं that are vertically cantilevered, वर्टिकली क्या होते हैं, ये कैंटिलीवर होते हैं। सो द इफेक्ट ऑफ higher modes of vibration are approximated in the UBC by considering an additional lateral force Ft applied to the top level of the structure, कि जो आपका टॉप लेवल है, सपोज हम कहते हैं जी कि हमारे पास टोटल जो टोटल जो नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं
वो हम कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स मेरे पास 4 हैं, तो व्हाट विल बी प्लस F3, या हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, और जो फोर्थ स्टोरी की जो फोर्स होगी आखिरी स्टोरी की, उसमें एक फंक्शन FT ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। उसमें एक फंक्शन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। F जो ऊपर वाली स्टोरी पे लगेगी, या अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो F2 प्लस FT एक लिटिल फोर्स। सो जो हायर आपके मोड्स हैं, मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्रीक्वेंसीज जो है आपकी, उनको आप कंसिडर करने के लिए एक FFT टॉप लेवल पे अप्लाई करते हैं। So, the summation of the later story forces plus the additional lateral force at the top Ft in the UBC must be equivalent to the base shear force applied to the structure due to seismic ground motion. So this is the case. ठीक है जी। F1, F2, ठीक है जी, F3, F4, F5 टॉप F6 प्लस FT हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई होगी टॉप। सो वेयर V इज इक्वल टू बेस shear force associated with the ground motion at the base of the structure, then Fx is equal to later story force applied at each story level of the structure. Ft is additional lateral force applied at the top level of the structure for the UBC. So अगर हम बेस shear सबसे पहले फाइंड कर लें, उसके बाद हमने क्या करना है, हर स्टोरी की फोर्स फाइंड करनी है। तो हर स्टोरी की फोर्स जब हमारे पास आ गई, तो हमने स्ट्रक्चर के ऊपर फोर्स अप्लाई करनी है और हमने इसको एनालाइज कर लेना है। सो अब आ जाता है बेस shear. Base shear is an estimate of the maximum expected lateral force that will occur due to the seismic ground motion at the base of a structure. So जो आपकी base shear है, that is estimate of maximum expected lateral force that will occur due to seismic ground motion. जब अर्थक्वेक आए, ग्राउंड मोशन हुई, तो ग्राउंड मोशन की वजह से जो स्ट्रक्चर पे फोर्स लगेगी, उसका क्या है, मैक्सिमम एक्सपेक्टेड एस्टिमेट है एट द बेस ऑफ स्ट्रक्चर. सो कैलकुलेशंस ऑफ बेस shear वी डिपेंड ऑन नंबर 1 सॉइल कंडीशन एट द साइट, सॉइल कंडीशन पे डिपेंड करती हैं. देन है प्रॉक्सिमिटी टू पोटेंशियल सोर्स ऑफ सिस्मिक एक्टिविटी. प्रॉक्सिमिटी मीन कि आपका जो स्ट्रक्चर है या जो साइट है आपकी, वो सिस्मिक फॉल्ट्स के कितना करीब है. ठीक है जी. तो सेकंड आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिग्निफिकेंट सिस्मिक ग्राउंड मोशन. सिस्मिक ग्राउंड मोशन की सिग्निफिकेंस क्या है? दो चीज़ें हैं, बल्कि इन दोनों पॉइंट्स को आप इस तरह अंडरस्टैंड करें कि नंबर 1, आपकी साइट सिस्मिक फॉल्ट से कितना करीब है. सेकंड चीज़, जो फॉल्ट है आपका, जो फॉल्ट का एरिया है आपका, उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक क्या है. मतलब साल में एक बार अर्थक्वेक आता है, 2 बार आता है, या हर माह अर्थक्वेक आता है. नंबर 3,
इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक या सिग्निफिकेंट ऑफ द ग्राउंड मोशन। कि मतलब ये जो फॉल्ट है जिसके करीब आपकी साइट है, ये कितना मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक प्रोड्यूस कर सकता है, या कितना एक्सपेक्टेड है, या कितना इसने हिस्ट्री में किया हुआ है। तो जैसे मीरपुर रीजन का जो अर्थक्वेक आया था, तो अगर देखा जाए तो दिस इज लेस देन 6। सो ये जो एरिया है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ अक्रेंस, ठीक है, फॉर द प्रीवियस ईयर 2019 और 2020 में भी इवन है। सो जोल्स काफ़ी लगे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ अक्रेंस क्या थी, काफ़ी ज़्यादा थी, बट जो सिग्निफिकेंस थी, जो मैग्नीट्यूड थी, वो कम थी। और हमारे जो मीरपुर के आसपास के जो सारे स्ट्रक्चर हैं, देर आर वेरी नियर टू दीज फॉल्ट, बट डैमेज नहीं हुआ बिकॉज जो है लार्ज अर्थक्वेक्स नहीं आए। सो ये सारे फैक्टर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देन आ जाता है द लेवल ऑफ डक्टिलिटी एंड ओवरस्टैंड एसोसिएटेड विद वेरियस स्ट्रक्चरल कन्फिगरेशंस एंड द टोटल वेट ऑफ द स्ट्रक्चर। सो क्या आपका स्ट्रक्चर जो है उसके डक्टिलिटी पैरामीटर्स क्या है, उसके जो स्ट्रक्चरल कन्फिगरेशन है उसकी वजह से उसके ओवर स्ट्रेंथ फैक्टर्स क्या है। मतलब जो आपका बिल्डिंग है, आई थिंक बेटर रहेगा कि मैं इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है जी आपका स्ट्रक्चरल सिस्टम्स है। तो आप देख सकते हैं कि बेरिंग वाल सिस्टम है, ठीक है जी, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अगर वुड स्ट्रक्चर है तो इसका फैक्ट ये होगा, इसके लिए फैक्टर ये होगा, ठीक है, ETC। तो कंक्रीट है, स्टील है, मैसनरी है। इसके बाद अगर है बेरिंग वाल सिस्टम है, जो आपका मेजॉरिटी जो आपका बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर सिस्टम है वो आपकी बेरिंग वाल्स हैं। जैसे मतलब जो आपका दीवारों के ऊपर है ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर रेस्ट कर रहा है। फिर आ जाता है बिल्डिंग फ्रेम सिस्टम, जिसमें बीम कॉलम सिस्टम आ जाता है आपका, ठीक है जी। और सारा लोड जो है वो थ्रू बीम्स आपका स्ट्रक्चर कॉलम्स के ऊपर क्या आ जाता है जी, रेजिस्ट होता है। सो देन आ जाता है मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम। तो इसमें क्या है, आपके जो आपका फ्रेम है वो बेसिकली क्या होता है, रिजिडली कनेक्टेड होता है, और जो मोमेंट्स हैं या जो रोटेशंस हैं वो वन मेंबर से सेकंड मेंबर में ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है जी। सो मोमेंट्स क्या है, आपके ट्रांसफ़र होते हैं, और जो जॉइंट्स हैं इसके वो प्रॉपरली डिटेल्ड होते हैं, दैट्स इट। और आगे इसकी ये डिफरेंट टाइप्स दी हुई हैं। इसके बाद डुअल सिस्टम आ जाता है, shear walls हैं, तो कंक्रीट विद स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, कंक्रीट विद स्टील ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, ठीक है जी। सो वट एवर, सो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ। तो आपने सबसे पहले स्ट्रक्चर की टाइप सेलेक्ट करनी है, उसके मुताबिक उसकी ओवर स्ट्रेंथ मैटर करती है। तो सबसे पहले अपने आपको स्ट्रक्चर को आपने आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका द फंडामेंटल नेचुरल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चर व्हेन सब्जेक्टेड टू डायनामिक। तो आपको टाइम पीरियड सबसे पहले आपने निकालना है।
तो ये चीज़ें आपके पास हो जाए तो आपने क्या करना है, केवल एंड स्टैटिक फोर्स मेथड जो है उसमें सबसे पहले आपने सीज़मिक जोन आइडेंटिफाई करना है। So the UBC addresses the probability of significant seismic activity in various locations by categorizing geographic regions of the seismic zones 1 through 4. So seismic 1 indicates a geographic location where the least seismic activity is expected to occur. So seismic zone 4 indicates a geographic location with a high probability of significant seismic activity. So 1 to 4, ठीक है जी। ग्रीन से आपका या ब्लू से आपका रेड कलर में हाईलाइट है। सो लेट अस सी कि हमारा जो एजेके का पार्ट है वो ज़्यादातर 2B में आता है, ठीक है जी। सो यहाँ पे न्यू मीरपुर जो है वो आपका वो जोन 3 में आ रहा है। Is this? Yes. So this is zone 3 और ये आई थिंक मुजफ्फराबाद है और ये रावलाकोट लिखा हुआ है शायद। सो ये जे के रीजन जो आपका है वो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो है वो आपका जोन 3 में आ रहा है। सिर्फ ये जो पार्ट जो हाईलाइट हुआ है दिस इज़ इस पार्ट को आई थिंक ये अमेंडमेंट की गई है 2000 आफ्टर 2005 अर्थक्वेक। तो इसको अमेंडमेंट करके क्या किया गया, इतना पार्ट जो है वो रेड हाईलाइट किया गया। और ये देखें कि उस वक़्त भी ये न्यू मीरपुर के करीब ही उन्होंने इस पूरे जोन को रेड करके जोन 4 हाईलाइट किया है, ठीक है जी। तो ये आपकी जोनिंग फैक्टर है, डिफरेंट मैप है पाकिस्तान का, ठीक है जी। इसी तरह आप देख सकते हैं जो आपका ग्रेटर पार्ट है बलूचिस्तान का, तो ये पार्ट जो है आपका, तो ग्रेटर जो पार्ट है आपका वो 2B और 3 में लाई कर रहा है और एक सर्टन पार्ट जो है वो जोन 4 में आ रहा है बलूचिस्तान का आपका, ठीक है जी। आई थिंक दिस इज़ बलूचिस्तान, यस। सो फिर आ जाता है आपका सिंध, तो सबसे लीस्ट जो है वो एक्टिव 2A में आ रहा है। 2A कलर कन्फिग्रेशन की थोड़ी सी, हाँ। सो 2A में आप देख सकते हैं कि नहीं। सो जोन 1 भी है जी आपका, पंजाब के कुछ इलाके हैं, आई थिंक दीज आर कॉल्ड साउथ पंजाब, यस दिस इज साउथ पंजाब जो आपका वो जोन 1 में भी आता है। देर इज़ नो सीजनिक एक्टिविटी इन साउथ पंजाब। सो ये आपका मैप है जियोग्राफिक लोकेशन का। तो यहाँ से आप जोन डिटरमिन कर सकते हैं अपनी साइट का। नेक्स्ट आ जाता है आपका इक्विवेलेंट स्टैटिक फोर्स मेथड डिज़ाइन, ठीक है। So the total design base shear in given direction shall be determined from the following formula. V is equal to CVI over RT into W. So the total design base shear need not exceed the following. कि ये जो V है इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर ये इस फार्मूले से ज़्यादा आ रही है तो आप इसको कंसीडर करेंगे, और अगर ये वाली नीचे वाले फार्मूले से कम आ रही है तो इसको आप कंसीडर करेंगे। अगर दरमियान में आ रही है इन दोनों के तो आप इसी को ही कंसीडर करेंगे। अगर ज़्यादा आ रही है इससे तो आपने ये वाली कंसीडर करनी है, अगर इससे कम आ रही है तो आपने ये वाली कंसीडर करनी है। सो आई विल एक्सप्लेन ये, ठीक। तो इन एडिशन फॉर सिस्मिक जोन 4 द टोटल बेस शीयर shall also be not less than the following.
सो जोन 4 के लिए आपने ये चेक करना है कि इससे भी कम नहीं होनी चाहिए। सो वेयर जी इज इक्वल टू सिस्मिक जोन फैक्टर। सो सिस्मिक जोन फैक्टर हमें कहाँ से पता चलेगा? जी, इस टेबल से। जोन 1 के लिए 0.075, 2A के लिए 0.15, 2B के लिए 0.2, 3 के लिए 0.3, 4 के लिए 0.4। सो ये सिस्मिक जोन फैक्टर है। यहाँ पे ये जो जी गिवन है। फिर आ जाता है अगला जी, इम्पोर्टेंस फैक्टर आई। सो इम्पोर्टेंस फैक्टर जो गिवन है हमारा स्कीम में, नंबर 1 आ जाता है एसेंशियल फैसिलिटीज, ग्रुप 1 डिवीजन 1 ऑक्यूपेंसीज हैविंग सर्जरी एंड एमरजेंसी ट्रीटमेंट एरियाज 1.25। ठीक है जी। फायर एंड पुलिस स्टेशंस हैं, गैराजेज एंड शेल्टर्स फॉर एमरजेंसी व्हीकल्स एंड एमरजेंसी एयरक्राफ्ट, structures and shelters in emergency preparedness centers, aviation control towers, structures and equipment in government communication centers and other facilities required for emergency response. So emergency facilities जितनी भी हैं वो उनका importance factor 1.25 है। So tanks or other structures containing housing or supporting water or other fire suppression material। सो इमरजेंसी कैटेगरीज में जो भी आता है आपका वो 1.25 है। इसी तरह ग्रुप एच हैजर्डस फैसिलिटी, सो नॉन बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हाउसिंग सपोर्टिंग आर कंटेनिंग क्वांटिटीज ऑफ टॉक्सिक। ठीक है जी। मतलब कुछ ऐसी जो आपकी ऑक्यूपेंसीज हैं जहाँ पे केमिकल प्लांट्स हैं आपके, या जहाँ पे हैजर्डस मटेरियल हैं, या आपके ऑयल स्ट्रक्चर्स भी आ सकते हैं, तो टॉक्सिक और एक्सप्लोजिव, ठीक है जी, सब्सटेंसेस, तो उस केस में भी आपने 1.25 लेना है। देन आ जाता है बिल्डिंग हाउसिंग ग्रुप है आपका, बिल्डिंग हाउसिंग ग्रुप बी ऑक्यूपेंसी यूज फॉर कॉलेज और अडल्ट एजुकेशन जो है, या आप सो ये आप रीड कर सकते हैं। सो ये स्पेशल ऑक्यूपेंसी स्ट्रक्चर्स हैं, उनके लिए भी 1 है। तो स्टैंडर्ड ऑक्यूपेंसी स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके all structural housing occupancies are having facilities not listed in the first 3 categories। ठीक है जी। एंड ग्रुप यू occupancy towers। so this is it। so the limitation of IP for panel collections is, so ये आगे इसको फर्दर ये सिस्मिक इवेंट फॉर पैनल कनेक्शन के, सो ये स्पेसिफिकली फैक्टर्स डिस्क्राइब हैं। सो हमारी जनरल बिल्डिंग के लिए हम आई ही यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो ये इसकी बाकी जो डिटेल है वो गिवन है। सो स्ट्रक्चरल ऑब्जर्वेशन रिक्वायरमेंट्स आर गिवन इन सेक्शन। सो एसेंशियल फैसिलिटीज़, सो उनको आपने असेस कैसे करना है वो आपके यूबीसी कोड के सेक्शन 1702 में गिवन है। ठीक है जी। नंबर 3 है स्पेशल ऑक्यूपेंसी स्ट्रक्चर्स के अंदर फॉर एनकरेज ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर लाइफ सेफ्टी सिस्टम द वैल्यू ऑफ IP शैल बी टेकन एज 1.5। सो हमारा जो नॉर्मल बिल्डिंग के केस में हम आई कंसीडर करते हैं। ठीक है जी। तो ये किस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स के लिए आ जाता है। देन आपका ये विंड लोड के लिए आपका इम्पोर्टेंस फैक्टर आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इनहेरेंट ओवर स्ट्रेंथ एंड ग्लोबल डक्टिलिटी कैपेसिटी ऑफ लेटरल फोर्स रेजिस्टिंग सिस्टम। सो टेबल 16N में आपका आ जाएगा
ये। सो दिस इज आर ओवरस्टन। सो ये जितना फैक्टर ज़्यादा होगा मीन इतनी बिल्डिंग आपकी स्ट्रांग है। और ये फोर्स आ जाता है जी ओमेगा नॉट फैक्टर आ जाता है। सो ओमेगा नॉट बेसिकली है डायनामिक एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है ये बेसिकली, ठीक है जी। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि डायनामिक एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है ये बेसिकली। ये आई थिंक लास्ट टाइम मैं इसको एक्सप्लेन किया था लेक्चर 3 और 4 में। तो मतलब जो स्टैटिक फोर्स है मल्टीप्लाई बाय दिस, तो आप डायनामिक रिस्पांस के इक्वल आ जाएगी वो चीज़। फिर आ जाते हैं हाइट लिमिट फॉर सिस्मिक जोन 3 एंड 4। अगर आपकी बिल्डिंग सिस्मिक जोन 3 और 4 में लाई करिए तो फिर इसके लिए फीट में लिमिट गिवन है कि अगर आपका सपोज करते हैं कि ये वाला स्ट्रक्चर है, शेयर बेरिंग वॉल सिस्टम है और उसमें शेयर वॉल्स हैं पहले कंक्रीट की। सो आपने 4.5 लेना है इफ़ उसकी जो हाइट है वो 160 फीट से कम है। और अगर 160 फीट से ज़्यादा है तो आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे। सो आपने फिर क्या करना है उस स्ट्रक्चर को, अगर आप स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट नहीं किया तो आप उसकी लिमिट को क्या करेंगे, 160 फीट से आप बियॉन्ड अबव आप उसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। आइदर ये लिमिटेशन है या आपको एनालिसिस के लिए अलग प्रोसीजर डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है जी। सो उसको आप क्या करेंगे, अनडिफाइंड सिस्टम सेक्शन इसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका जी CA एक्सेलरेशन सिस्मिक कोएफिशिएंट। सो एक्सेलरेशन सिस्मिक कोएफिशिएंट आपने कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, टेबल इसका खोल लें। सबसे पहले आपको जोन फैक्टर पता होगा, फिर आपको पता होनी चाहिए साइल प्रोफाइल टाइप। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई है, दैट इज़ साइल प्रोफाइल टाइप SA SD SE SD SE SF। सो SF मीन स्पेसिफिक साइट है आपकी। साइट स्पेसिफिक जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन एंड डायनामिक साइट रिस्पांस एनालिसिस शैल बी परफॉर्म टू डिटरमिन सिस्मिक कोएफिशिएंट फॉर साइल प्रोफाइल टाइप SF। तो SF के लिए हमारे पास डाटा गिवन नहीं है, सो उसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन आपको करनी पड़ेगी। So what are these SA to SE soil profile types? So SA mean hard rock, तो shear wave velocity इसकी greater than 5000 है। So this and this, तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो जियोलॉजिक करेक्टरिस्टिक्स है। सो रॉक है आपकी FB, वेरी डेंस सॉइल है या सॉफ्ट रॉक है तो SE है, स्टिफ सॉइल है आपकी तो SD है, और सॉफ्ट सॉइल प्रोफाइल है आपकी तो SE है। सो सपोज मैं कहता हूँ कि मेरा जोन फैक्टर 2 है और सॉइल प्रोफाइल SE है, ठीक है जी, वेरी डेंस सॉइल और सॉफ्ट सॉइल। तो SC और जोन फैक्टर 2 पे अगर मैं जाऊं तो मेरे पास क्या फैक्टर आ जाएगा, CA विल बी इक्वल टू 0.24। तो इस टेबल को आपने इसी तरह रीड करना है। इसी तरह अगला टेबल आ जाता है आपका सिस्मिक कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी CV।
सबसे पहले अपने जोन फैक्टर देखना है, फिर सॉइल प्रोफाइल टाइप देखनी है। सपोज मेरी सॉइल प्रोफाइल टाइप SD है और जोन मेरा क्या है 0.3 है, तो SD जोन 0.3, तो फैक्टर क्या आ जाएगा 0.54। CV विल बी इक्वल टू 0.54। और अगर ये जोन 4 है तो यहाँ पे एक अलग से फैक्टर NA और NV आपने डिफाइन करना है। सो दिस विल बी, हम इसको आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। बाकी आ जाता है NV नियर सोर्स फैक्टर। सो ये आपका 16T टेबल में आ जाएगा एंड दैट इज नियर सोर्स फैक्टर NV। तो सबसे पहले आपने देखना है कि सिस्मिक सोर्स टाइप कौन सा है आपके पास, A B C। देन क्लोजेस्ट डिस्टेंस टू नॉन सिस्मिक सोर्स, अगर लेस देन 2 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है या ग्रेटर देन 15 किलोमीटर है, ये आपने चेक करना है। तो व्हाट आर सिस्मिक सोर्स टाइप A B C। तो यह आपको ये चीज़ शो हो रही है। बस मैं थोड़ी देर में ये इसको ये ना वाइंड अप करके फिर आपके क्वेश्चन देखता हूँ, फिर इसको लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करूँगा। लेट मी चेक। ओके, so this is seismic source type A is, so ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये मैं आपके साथ अलग से शेयर करूँगा। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि सोर्स टाइप A क्या है। Faults that are capable of producing large magnitude events and that have high rate of seismic activity। एक तो जो मैग्नीट्यूड है वो आपकी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7, और जो आपका जो स्लिप रेट है दैट विल बी ग्रेटर देन 5 मिलीमीटर पर ईयर। सो मतलब क्या है कि आपका एक तो उसकी हाई रेट ऑफ सिस्मिक एक्टिविटी है कि साल में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, कि अर्थक्वेक की तादाद आने की तादाद भी ज़्यादा है और उसकी मैग्नीट्यूड भी क्या होती है ज़्यादा है। दैट विल बी सिस्मिक सोर्स टाइप A। फिर आ जाता है सिस्मिक सोर्स टाइप C। Faults that are not capable of producing large magnitude earthquakes and that have a relatively low rate of seismic activity। So यानी कि जो फॉल्ट्स हैं आपके नियर, ना तो वहाँ इतने ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं और ना उन अर्थक्वेक की इतनी बड़ी मैग्नीट्यूड होती है। अब सपोज करें हम अपने मीरपुर रीजन की बात करें तो जिस तरह है अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस क्या है, ज़्यादा है, मतलब तो तादाद में ज़्यादा आते हैं, हर महीने 2 महीने बाद एक झटका लगता ही है, बट उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, कम होती है। अब वो ना A में आता है ना C में आता है, सो वो फिर किस कैटेगरी में आएगा, कैटेगरी B में। तो कैटेगरी B क्या है, ऑल फॉल्ट्स अदर देन टाइप A एंड C, दैट्स इट। तो ये आपने देख लेना है। सो दिस विल बी सिस्मिक सोर्स टाइप A एंड B। सो इन मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रक्चर जब आप सिस्मिक एनालिसिस करते हैं
आपके सिस्मिक सोर्स टाइप बी में आता है। तो उसके लिए आपका NV फैक्टर है कि अगर तो सोर्स के जितना करीब होगा फैक्टर उतना ज़्यादा होगा, ठीक है जी। तो ये आपने देख लेना है। तो ये नियर सोर्स फैक्टर है। तो दैट इज़ आल्सो NA, और आई थिंक जो आपका NV है उसके लिए आप ये एक ही टेबल यूज़ करते हैं, ठीक है जी। सो हम नेक्स्ट वापस आते हैं जी अपनी। इसके बाद सीज़मिक डेड लोड W है आपका। So seismic dead load consists of the dead load of the structure, 25% of the floor, live load for storage and warehouses, a minimum allowance for 50 kg per meter square for movable partitions, अगर movable partitions हैं तो। So the total weight of the permanent equipment and fittings वो आपने ऐड करना है। तो seismic dead load आपने कंसीडर करना है। So 20 स्टोरेज और वेयर हाउसेस के लिए आपने 25% लाइव लोड लेना है, आपने इसमें ऐड कर देना है। बाकी आपको ये सारे फैक्टर्स क्या कर चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डक्टिलिटी, सो डक्टिलिटी ऑफ एन एलिमेंट शोज इट्स कैपेसिटी टू डिफॉर्म इन द इलास्टिक रेंज विदाउट कोलैप्स। तो रिस्पांस मॉडिफिकेशन फैक्टर R है आपका, बेसिकली हम डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट बिल्डिंग्स के लिए। सो इसको हम डिस्कस करते हैं। द वैल्यू ऑफ द रिस्पांस मॉडिफिकेशन फैक्टर R इज़ डिटर्मिन्ड फ्रॉम द कंसिडरेशन ऑफ अ structures over strength capacity beyond the point at which the elastic response of the structure is exceeded। मतलब यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर क्या हुआ, इलास्टिक रिस्पांस इसका ख़त्म हुआ तो स्ट्रक्चर आपका यील्ड कर गया। यील्ड करने के बाद स्ट्रक्चर क्या है, फर्दर डिफॉर्म होगा आपका। सो इन इलास्टिक बिहेवियर जितना ज़्यादा होगा उसका, ये ग्राफ का, ठीक है, डिफॉर्मेबिलिटी जितनी हो, फेलियर से पहले इन इलास्टिक बिहेवियर जितना उसका ज़्यादा होगा उतनी डक्टिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बिकॉज हम जो स्ट्रेंथ फैक्टर लेते हैं वो अप टू इलास्टिक लिमिट लेते हैं, या इलास्टिक लिमिट से थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा क्या होता है आपका स्ट्रक्चर, उसकी स्ट्रेंथ कंसीडर की जाती है या उसकी यील्डिंग कंसीडर की जाती है, ठीक है जी। सो कंक्रीट है, ब्रिटल मटेरियल है, तो उसको डक्टाइल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टील रिइंफोर्समेंट करते हैं। तो जो हम टेंशन में प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ ड्यू टू बिकॉज कि कंक्रीट टेंशन क्या है, बेयर नहीं कर सकता। सो जो हम कंप्रेशन साइड पे स्टील प्रोवाइड करते हैं वो क्या करता है, डक्टिलिटी को इन्हेंस करता है कि वो कंप्रेशन में उसको फेल नहीं होने देता और मेक श्योर करता है कि मेंबर टेंशन में ही फेल हो। और टेंशन में स्टील है, और स्टील क्या है आपका, डक्टाइल मटेरियल है। ऑब्वियसली जो फेलियर होगा वो डक्टाइल होगा। और अगर आपका जो RCC मेंबर है वो कंप्रेशन में फेल होता है, तो कंप्रेशन में आपका कंक्रीट है, तो कंक्रीट अगर फेल होगा तो वो ब्रिटल फेलियर होगा। सो ये एक सिंपल आपको, वैसे मैंने थ्योरी बता दी आपको। सो इसमें पूरी कैटेगरीज हैं जी कि आप कैसे आप R फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। सो बाकी तो मैं सारा ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो 12:55 हो गए हैं। सो अप टू 1 PM
लेट मी चेक कि आपके कोई क्वेश्चंस हैं। तो मैं चाह रहा था कि ये बेसिकली सारे देख के उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन आंसर देखूं। सो गाइस मुझे तो क्वेश्चन आंसर आपका कोई भी शो नहीं हो रहा। सो फॉर द टाइम बिंग मैं क्या करता हूँ, जो अच्छा क्वेश्चन मेरे पास आ गए हैं जी। डाटा सेव करने के लिए मैं फिलहाल शेयरिंग स्टॉप कर देता हूँ और आपके साथ सिर्फ स्लाइड शेयर कर देता हूँ। सो क्वेश्चंस आ गए हैं जी। सो कुछ क्वेश्चंस आप आई थिंक प्रीवियस लेक्चर से कर रहे हैं, तो उसका भी मैं आंसर दे देता हूँ, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन मैंने होल्ड कर लिया है, सो इसको मैं लास्ट पे जवाब देता हूँ। सेकंड है जी कि सेकंड न्यूमेरिकल की रिक्वेस्ट आ रही है, सो इसको भी हम कर देते हैं जी। हाउ बॉटम स्टोरी इज वर्टिकली कैंटिलीवर्ड no. However it is fixed on both ends. Oh no. जो हम स्ट्रक्चर लेते हैं वो उसको हम क्या करते हैं, कैंटिलीवर कंसीडर करते हैं। जो होल आपका स्ट्रक्चर है वो वर्टिकली कैंटिलीवर होता है। कि आपकी कोई भी बिल्डिंग है, या आप एक टावर की एग्जांपल ले ले, तो उसकी सपोर्ट कैसे होती है, बेस से होती है। टॉप से क्या होता है, फ्री होता है। तो ये वर्टिकली कैंटिलीवर हो गया। जिस तरह बीम है हॉरिजॉन्टली फिक्स होता है एक एंड से, दूसरे एंड पे क्या होता है, फ्री होता है। तो वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कैंटिलीवर हो गया। तो ये वर्टिकल मेंबर है आपका, या पूरी बिल्डिंग है आपकी, तो वर्टिकली क्या होती है, कैंटिलीवर होती है। तो यहाँ पे स्टोरी की बात नहीं हो रही, ठीक है। डेफिनेटली जो आपकी बॉटम स्टोरी है वो पार्शियली क्या होती है, फिक्स होती है टॉप पे, सेकंड पे। तो वो डिपेंड करती है स्टिफनेस ऑफ द मेंबर्स पे। अदरवाइज क्या है, आपकी जो सपोर्ट है, ओके मैं आपके साथ ये दोबारा से डेस्कटॉप शेयर करता हूँ। तो ये देखिए ये क्या है, ये कैंटिलीवर ही है और क्या है। सपोर्ट कहाँ पे है, बॉटम पे है। यहाँ पे सपोर्ट तो कोई नहीं है ना, शो की मैंने सपोर्ट को शो की मैंने। यहाँ पे सपोर्ट तो एक ही है ना जो बॉटम पे है। तो ये वर्टिकली कैंटिलीवर हुआ। भाई इस बात को आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी तरह समझ लें। तो ये भी क्वेश्चन होगा। सो डायनामिक एम्प्लीफिकेशन फैक्टर मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो आपकी स्टैटिक फोर्स है दैट इज के एक्स, और आपकी जो डायनामिक फोर्स है
तो डायनामिक फोर्स डिवाइडेड बाय स्टैटिक फोर्स। तो इसका जो मैक्सिमम इफेक्ट है आप वो नोट कर लें। इस फोर्स का ज़ाहिर है ये टाइमली वेरी कर रही है, तो इसका आप मैक्सिमम इफेक्ट नोट कर लें आप। सो इन दोनों फोर्सेस की जो रेशियो है दैट इज डायनामिक एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो ये डिफरेंट टेक्निक से आप डिटरमिन भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास डायनामिक फोर्स मैक्सिमम आ गई, ठीक है जी, तो उसका जो इफेक्ट है, या आपके पास डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम आ गया डायनामिक की वजह से, ठीक है, तो डायनामिक मल्टीप्लाई बाई स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डायनामिक डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट, वो करके भी आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। बिकॉज आप देखें अगर तो जो एफ है आपका वो है के एक्स, एफ ऑफ टी क्या है आपका के इंटू एक्स ऑफ टी, सॉरी। अब आपको एक्स ऑफ टी मैक्सिमम फाइंड हो गया आपके पास, इसकी रेशो ले, सॉरी मल्टीप्लाई बाई के, ये आपका क्या आ गया डायनामिक फोर्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका स्टैटिक फोर्स के एक्स। तो के दोनों में कॉमन है कि आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो आपके पास डायनामिक फोर्स का अगर रिस्पांस आपका यानी कि उसकी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ गई है, डेफॉर्मेशन आ गई जो स्ट्रक्चर में, तो उसकी रेशो निकाल लें दोनों की, मल्टीप्लाई बाय द स्टिफनेस कर दें तो आपका डायनामिक फोर्स आ जाएगी। या आप दोनों की रेशो निकाल के डायनामिक एम्प्लीफिकेशन फैक्टर में फाइंड कर लें, उस फैक्टर को आप स्टैटिक फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, और डायनामिक फोर्स को आप निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिक मकसद था। सो कोशिश है मेरी कि मिड तक आधा सिलेबस हो ही जाए। ये 5वां वीक है आई थिंक, सो देर आर 3 वीक्स, तो उम्मीद है कि मैं 50% कोशिश करूँगा कवर कर लूँ। अभी तक जो हुआ है हमारा वो तकरीबन 25 to 30% हुआ है सिलेबस, ठीक है जी। सो न्यूमेरिकल सेकंड की क्वेश्चन आई थी, अच्छा इफ़ देर इज़, अब आ जाए जो क्वेश्चन मैंने होल्ड किया था उसको डिस्कस करते हैं। इफ़ देर इज़ नो डैम्पिंग इन केस ऑफ फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन देन व्हाट इज़ रिस्पांस, डिफरेंस ऑफ हार्मोनिक मोशन इन बोथ केसेस। ओके, फ्री के केस में क्या है कि स्ट्रक्चर हार्मोनिकली क्या करेगा, फ्री के केस में क्या करेगा, हार्मोनिक मोशन अनडैम्प्ड, तो डिके नहीं होगा, हार्मोनिक मोशन कॉन्टीन्यूस रहेगी। बट जो फोर्स वाइब्रेशन है उसमें एक तो स्ट्रक्चर का अपना रिस्पांस है, डायनामिक रिस्पांस, दूसरा उस पर जो फोर्स लग रही है फोर्स का भी रिस्पांस आएगा। तो बाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप क्या करेंगे, दोनों रिस्पांसेस को ऐड कर देंगे। सो सम हो लाइक दिस के आपका जो रिस्पांस है वो
इन्हेंस हो जाएगा। दोनों रेस्पॉन्सेज को जो एक रेस्पॉन्स आपका स्ट्रक्चर करेगा फोर्स की वजह से, दूसरा इसका रेस्पॉन्स जो है वो अपना नेचुरल फ्रिक्वेंसी पे है। सो दोनों रेस्पॉन्सेज के जो इफेक्ट है उसको आप ऐड कर लें तो जो टोटल रेस्पॉन्स आ जाएगा वो समहो लाइक दिस हो जाए। और अगर फोर्स भी हार्मोनिक है तो ओवरऑल रिस्पांस क्या होगा, हार्मोनिक प्लस हार्मोनिक विल बी हार्मोनिक रिस्पांस। और अगर फोर्स हार्मोनिक नहीं है तो फिर आपका इस तरह से कोई इफेक्ट जो है, ओवरऑल इफेक्ट जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। इसमें जो हार्मोनिक पार्ट है वो स्ट्रक्चर का अपना है और नॉन होमोजीनियस जो पार्ट है वो आपका फोर्स का आ जाएगा। तो सो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दोनों रेस्पॉन्सेज ऐड हो जाएंगे अप्लाइड फोर्स। और अगर अप्लाइड फोर्स नहीं है तो स्ट्रक्चर का सिर्फ अपना नेचुरल रिस्पॉन्स होगा। सो क्वेश्चंस आपके मैंने आंसर कर दिए हैं। अब हम UBC 97 का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें कि आगे आपका आ जाता है। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज़ रह जाती है हमारी, फंडामेंटल पीरियड ऑफ अ स्ट्रक्चर। द टाइम पीरियड ऑफ अ स्ट्रक्चर में एग्जैक्टली बी calculated by performing free vibration analysis of the structure, which involves lengthy calculations. Following empirical methods are also available to reasonably guess the fundamental time period of a structure. पहला approximate method, number of stories divided by 10 सेकेंड में आ गया। एक तो ये आपका आ गया कि टाइम पीरियड फाइंड करना है आपने। फिर आ जाता है मेथड ए ऑफ UBC कि आपने TA फाइंड कर लिया, CT इंटू HN की पावर 3/4। HN इज हाइट ऑफ द रूफ अबव द बेस इन मीटर्स। सो एम्पिरिकल फार्मूला आपने ये याद रखना है। सो आपने मीटर ही में पुट करना है, नॉट इंक्लूडिंग द हाइट ऑफ पैरापिट्स। सो इसमें आपने पैरापिट की हाइट इंक्लूड नहीं करनी। बेस से रूफ तक का लेवल, अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो बेस, ये बेस है और ये रूफ तक का आपने। सो जो HN आ जाएगा आपके पास दैट विल बी इक्वल टू 11.1 मीटर। तो बेस से लेके टॉप तक जितना आ जाएगा। एंड व्हाट इज CT 0.085 फॉर स्टील मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, 0.073 फॉर इनफोर्स कंक्रीट मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम्स एंड एक्सेंट्रिक ब्रेस्ड स्टील फ्रेम्स। कि जो ब्रेसिंग है वो स्टील की एक ही डायरेक्शन में हो। इस केस में क्या है कि स्टील जो मेंबर्स हैं वो तमाम डायरेक्शन में ब्रेस्ड है। तो 0.05 फॉर ऑल अदर बिल्डिंग्स। सो गाइस 5 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं, इसके ये मैं टॉपिक ज़रा कंप्लीट कर लूँ। सो मेथड बी ऑफ UBC, सो TB इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट समेशन ऑफ वेट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच स्टोरी डिवाइडेड बाई G इंटू समेशन ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच स्टोरी। सो यहाँ पे क्या है, डेल्टा I क्या है बेसिकली,
static elastic deflection at level I due to the forces applied at all levels increasing in a linear way with height. The value of deflection must be with respect to the base in millimeter. So जो डेल्टा आई आपने लेना है पहली स्टोरी का, दूसरी स्टोरी का, तो ये डेल्टा 2 हो जाएगा, ये डेल्टा 1 हो जाएगा, और तीसरी स्टोरी का जो डेल्टा है दैट विल बी डेल्टा 3। और डेल्टा 3 क्या हो जाएगा जी? डेल्टा डैश 3 प्लस डेल्टा 2, या आप इसको ऐसे कर दें कि जो डेल्टा 1 है दैट विल बी F1 ओवर K1। डेल्टा 2 क्या है जी आपका? डेल्टा 1। तो क्योंकि यहाँ तक तो आपका डेल्टा 1 है, इतना पार्ट क्या हो जाएगा? अगला पार्ट दिस विल बी F2 बाई K2। इसी तरह यहाँ तक तो डेल्टा 2 आ गया, अगला पार्ट क्या आ जाएगा जी? इन दिस केस डेल्टा 3 विल बी इक्वल टू डेल्टा 2 प्लस सो ये लिखा शायद मैंने ठीक ही था, F3 डिवाइडेड बाई K3। सो इस तरह आपने कैलकुलेट करना है डेल्टा। सो F क्या है? F1 2 3 क्या है? स्टोरी की फोर्सेस हैं। F1 F2 F3। सो ओके, मैंने आपके साथ ये शेयर नहीं किया, तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर, ये आपको मैं चले लेटर एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने वो पेंट वाली स्लाइड आपके साथ शेयर नहीं की हुई, सो वो आपको नहीं समझ आया होगा कि मैंने डेल्टा क्या समझाया आपको। ठीक है जी। सो टोटल लेटरल फोर्स एट ith फ्लोर डिवाइडेड बाई K ऑफ ith प्लस डेल्टा I माइनस 1। तो ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करता हूँ। देन आ जाता के आई, shear stiffness of columns under floor I। So this is shear stiffness for corresponding column की K1 K2 K3 हर स्टोरी के लिए। इसी तरह हर स्टोरी की जो लेटरल फोर्स एट लेवल IN है FI F1 F2 F3, dead load located at level I। so हर W1 W2 W3। ठीक है जी। और G जो है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। सो ये चीज़ आ गई आपके पास, ये एक न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द एम्पिरिकल टाइम पीरियड फॉर द स्टील मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम शोन इन फिगर लोकेटेड ऑन अ साइट इन जोन 3। ठीक है जी। सो दिस इज फॉर जोन
ओके, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, 3 नंबर ऑफ स्टोरीज हैं, 3/10 किया तो 0.3 सेकंड आ गया आपके पास टाइम पीरियड पहला। फिर आ जाता है यूबीसी का मेथड ए। एचएन क्या है, टोटल बेस से टॉप तक का, इनको जमा कर लें, 3 क्रॉस 3.7 इक्वल टू 11.1 मीटर। सो टी ए क्या आ गया, सी टी एच एन की पावर 3/4। सी टी क्या है, मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम है, तो मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम के लिए सी टी आपका क्या है 0.855 स्टील मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम। ठीक है जी, सी टी भी आपके पास आ गया, एच एन भी आ गया आपके पास, और वो आपके पास टाइम पीरियड आ गया आपके पास। ठीक है जी, फिर आ गया जी मेथड बी। व्हाट इज K1 गिवन है, F1 गिवन है, तो F1 बटा K1 क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 आ गया। ओके, सो ओके, टोटल लेटरल फोर्स एट द ith फ्लोर। सो टोटल लेटरल फोर्स आपने लेनी है, सॉरी दिस इज माय मिस्टेक। तो इस फ्लोर पे आपकी टोटल फोर्स तीनों ऐड हो जाएंगी, जो टोटल लेटरल फोर्स इस फ्लोर तक एक्ट कर रही है, 1 2 3 अबव जितनी भी हैं वो एक्ट कर रही हैं। नीचे वाले कॉलम पे क्या है सबसे ज़्यादा वो अफेक्ट आ रहा है उसका, ठीक है, तो उसने सारा कंसीडर किया। डेल्टा सॉरी 1 आपका आ जाएगा F1 F2 F3 डिवाइडेड बाई K1। सो डेल्टा 2 क्या आ जाएगा आपका, F3 प्लस F2 बाई K2 प्लस डेल्टा 1। सो डेल्टा 3 क्या आ जाएगा, F3 बाई K3 प्लस डेल्टा 2। तो आपके पास डेल्टा आ गया। बाकी F1 नोन है, वेट हर स्टोरी का आपको यहाँ पे मैस इंटू जी क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा, तो नोन है आपको। सो वेट है इसके, दिस इज दिस, दिस इज दिस एंड दिस इज दिस। आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं जी, आपका टाइम पीरियड आ गया 1.058 सेकेंड। दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 1.4 TA। सो ये जोन 1 2 3 के लिए 1.4 TA से ग्रेटर नहीं हो सकता, वो वैल्यू बनती है 0.724। तो ये ग्रेटर वैल्यू आ रही है तो ग्रेटर नहीं हो सकता, तो हम 0.724 लेंगे। सो ये बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है, ये आप इजीली कर सकते हैं तीनों मेथड के साथ। इसमें सिर्फ ये देखना है आपने कि डेल्टा 1 कैसे फाइंड करना है, ऊपर वाली सारी स्टोरीज के फोर्सेस डिवाइडेड बाई स्टिफनेस ऑफ द बॉटम स्टोरी, फिर ऊपर वाली सारी स्टोरी F2 F3 डिवाइडेड बाई K2, और जो डेल्टा 1 है वो ऐड होगा। अब कैसे, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। लेट मी, मैं आपके साथ अपना डेस्कटॉप शेयर करता हूँ। हाँ, अब आपको ये नज़र आ रहा होगा। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ तक क्या है, डेल्टा 1 है, उससे अगला पार्ट क्या आ जाएगा आपका, जितना पार्ट रहता है डेल्टा 2 के लिए, दैट विल बी, सॉरी माय मिस्टेक, F2 प्लस F3 बाई K2। सो दिस विल बी, सो डेल्टा 1 वाला पार्ट आपने डेल्टा 2 में ऐड करना है। जो हम डेल्टा 2 लेते हैं वो टोटल लेना है हमने,
तो जो स्टिफनेस की वजह से निकलेगा वो सिर्फ स्टोरी का निकलेगा अपना। तो स्टोरी तो यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुई, इससे नीचे तो बॉटम वाली स्टोरी डिस्प्लेस हुई है, ठीक है जी। सो ये चीज़ आपने ध्यान में रख लेनी है। और डेल्टा 3 क्या आ जाएगा, डेल्टा 2 प्लस F3/K3। ये आ गया बस, बाकी इस न्यूमेरिकल में कोई मुश्किल नहीं था आपका। तो अब आ गया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस। कि बेस शीयर तो हमारे पास निकल आया, अब फोर्सेस को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। A concentrated force Ft that shall be applied at top of the structure as part of the base shear shall be determined from the following formula। Ft सबसे पहले आपने निकालना है, and that is 0.07 TV। What is the time period? V is base shear। So और Ft जो है वो 0.25 यानी कि बेस शीयर का जो 25% है उससे लेस देन इक्वल टू हो सकती है, उससे ग्रेटर नहीं हो सकती। और ये फार्मूला किसके लिए है, व्हेन T इज ग्रेटर देन 0.7 सेकेंड। सो मीन्स आप ये टॉलर बिल्डिंग, जितनी टॉलर बिल्डिंग होगी उसका टाइम पीरियड उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये टॉलर बिल्डिंग के लिए है। और अगर 0.7 सेकंड से कम है तो Ft 0 है। टॉप पे जो आपने एक्स्ट्रा फोर्स लगानी है वो Ft 0 है अगर आपका टाइम पीरियड लेस देन 0.7 सेकंड है। सो द टोटल बेस शीयर विल बी V इज इक्वल टू Ft प्लस हर स्टोरी पे जितनी फोर्सेस आ रही हैं। और फोर्स बेसिकली क्या है जी, Fx विल बी इक्वल टू V माइनस Ft इंटू टोटल वेट इंटू टोटल हाइट डिवाइडेड बाई summation of weight up to that story multiply by height up to that story। सॉरी ये कुछ गलत बोल दिया मैंने। सो ये टोटल जो है वेट और हाइट का मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड हो रहा है, सॉरी ठीक है, टोटल से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। और ये स्टोरी का वेट और उस स्टोरी की हाइट फ्रॉम बेस है। ये जो x WX है, ओके मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपको इस तरह से समझ नहीं आएगा। ओके सो आई थिंक मैंने आपके साथ अपना डेस्कटॉप शेयर किया हुआ है। तो हम क्विकली क्या करते हैं, इसको मैं ये क्विकली आपको समझा देता हूँ। फिर आ जाता है जी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो ये फार्मूला आ गया आपका, फार्मूला मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये टर्मिनोलॉजीज क्या है। Fx इज इक्वल टू डिज़ाइन सिस्मिक फोर्स अप्लाइड टू लेवल x, Wx that portion of weight W located at or assigned to level x, Wi the portion of the weight W located to or assigned to level I, Hx comma Hi is the height in meter above the base to
लेवल एक्स और आई रेस्पेक्टिवली। तो ये चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो क्विकली आई थिंक आपको ये ऑटो कैड का सेटअप नज़र आ रहा होगा। लेट मी चेक। सॉरी, करूँ तो मेरे को डेस्कटॉप शो हुआ है आपके पास। तो मैं जल्दी से इसको कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हैं जी कि ये मेरे पास नंबर ऑफ स्टोरीज आ गई। अब हर स्टोरी का क्या हो जाएगा जी, एक वेट होगा जी। W1 हर स्टोरी का एक क्या हो गया मेरे पास, वेट आ गया जी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो आप देख सकते हैं जी W2, W3, W4 इसको आप इस तरह कंसीडर कर लें। चलो मैं क्विकली आपको चेंज कर देता हूँ। तो वाइट बोर्ड ना होने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मैं इसको जूम कर दिया। अब आप देखें हर स्टोरी का वेट आपको समझ आ गया इस फार्मूले में। WX अगर आपने तीसरी स्टोरी की फोर्स निकालनी है, ठीक है जी, तीसरी स्टोरी की फोर्स अगर आपने निकालनी है तो आप WX क्या लेंगे, W3। WX क्या लेंगे आप, यहाँ पे WX क्या लेंगे आप, W3 लेंगे। सॉरी, इसके बाद अगला क्या आ गया आपके पास, HX, तीसरी स्टोरी की हाइट फ्रॉम बेस। तो पहली के लिए HX क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। पहली स्टोरी के लिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। सॉरी, सो दूसरी स्टोरी के लिए भी क्या आ जाएगा, बेस से ही आएगा। दूसरी स्टोरी के लिए भी क्या होगा, हमेशा बेस से ही आपने हाइट लेनी है। तीसरी स्टोरी के लिए भी आपने बेस से ही हाइट लेनी है। तीसरी स्टोरी के लिए HX बेस से ही लेना है आपने। एक चीज़ आपने
ये देख लेंगे। वी और एफ टी क्या है ये आपको पता है, बेस ईयर माइनस टॉप स्टोरी की एक्स्ट्रा फोर्स अगर टाइम पीरियड 0.7 से ग्रेटर है तो, अदरवाइज 0 है एफ टी। फिर आ जाता है सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू एन डब्ल्यू आई एच आई। आपने क्या करना है, सबसे पहले हर स्टोरी का डब्ल्यू आई तो आपको नोन है, हर स्टोरी का वेट तो आपको नोन है। आपने हर स्टोरी का क्या कर लेना है, एच निकाल लेना है। एच वन क्या है, बेस से इतना, ये वाला। एच टू क्या है, बेस से स्टोरी 2 तक। एच थ्री क्या है, बेस से ही स्टोरी 3 तक। एच फोर क्या आ जाएगा, बेस से ही स्टोरी 4 तक। और एच फाइव क्या हो जाएगा, बेस से स्टोरी 5 तक, टोटल जो डिस्टेंस आ गया। ये चीज़ आपने देख लेनी है। फिर आपने क्या करना है, जो आपका ये सिग्मा है, ये बेसिकली क्या है, ये सिग्मा को, अच्छा चलिए हम यहाँ पे कंट्रोल एन कर लेते हैं। सिग्मा को आप इस तरह अंडरस्टैंड करें कि W1 H1 प्लस W2 H2 प्लस W3 H3 प्लस W4 H4 प्लस W5 H5, और ये सारे H बेस से उस स्टोरी तक के लेने हैं। बेस से तीसरी स्टोरी तक का, बेस से चौथी स्टोरी तक का, बेस से ही 5वीं स्टोरी तक का, प्लस जितनी स्टोरीज हैं आपके पास। तो सबसे पहले आपने ये कर लेना है। और एक अपनी स्टोरी के लिए इसका निकाल लेना है। तो ये आप एक दफ़ा निकाल लें तो एक दफ़ा ही निकल आएगा। फिर हर स्टोरी का वेट और हर स्टोरी की बेस से हाइट ये आपको नोन हो तो आप इसी रेशो को बेस ईयर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हर स्टोरी की फोर्स निकल आएगी। सो दिस वाज इट, ये वर्टिकल फोर्स। अब है जी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस। क्या आपने हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, वी वाई आई इज इक्वल टू के वाई आई ओवर के वाई आई इंटू वी वाई सिग्मा के। सो व्हाट इज वी वाई आई, shear force to frame I। वी वाई इज इक्वल टू shear force total and ky is equal to stiffness of frame I, xi is distance from frame I to center of stiffness of the floor in x direction, and yi is distance from frame I to center of stiffness of the floor in y direction। सो इससे आपके पास KT निकल आएगा। एंड व्हाट इज E इज इक्वल टू एक्सेंट्रिसिटी, देन KT इज इक्वल टू टॉर्जनल स्टिफनेस ऑफ रेजिस्टिंग मोमेंट, एंड दैट्स इट। आपकी ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन लेटर ऑन करूँगा, बिकॉज इसके बाद हमारा आई थिंक ये न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाता है। सो हम इस न्यूमेरिकल को
पर्टिकुलरली आपको मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके समझाऊंगा। तो जो हमने आज न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, बेसिकली वो सिर्फ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फोर्स है। हॉरिजॉन्टल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं आपको लेटर ऑन एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है जी। सो यहाँ पे है जी कि मेजर चेंजेस टू, सो ये हैंड आउट आपको बताएगा UBC 97 के बारे में, इंट्रोडक्शन देगा आपको। so, इसका ये है कि इसमें ना कुछ चीज़ें बड़ी सिंप्लीफाई करके बयान की गई हैं। उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, इरेगुलर स्ट्रक्चर्स क्या हैं जी, डिज़ाइन। इरेगुलर स्ट्रक्चर्स आर स्ट्रक्चर्स हैविंग सिग्निफिकेंट फिजिकल डिसकंटिन्यूटीज इन कॉन्फ़िगरेशन और इन देयर रिलेटेड फोर्स रेजिस्टिंग सिस्टम। फॉर डिटेल डिस्क्रिप्शन सब सिस्टम आपने ये टेबल A1 एंड A1B चेक करना है। किसका जी, UBC 97 का। सो ये UBC 97 कोड नहीं है, बल्कि ये एक एग्जाम्पल थी। तो इसमें ये फार्मूले गिवन है जी सारे, तो इसको भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं जी। ये थोड़ा सा ब्रीफ करके एक्सप्लेन किया गया। तो यहाँ पे देखें जी, आपका टाइम पीरियड गिवन है जी। रीइंफोर्स कंक्रीट के लिए इतना है, नॉर्मल बिल्डिंग के लिए 0.5 हमने बताया था, शीयर वाल्स के लिए इतना है, तो पता नहीं स्टील बिल्डिंग के लिए इसने शायद वो मेंशन नहीं किया, ठीक है जी। अल्टरनेटिव फॉर शीयर वॉल्स, तो कंबाइन इफेक्टिव एरिया आपने निकाल लेना है। और ये इन चीज़ों को आप थोड़ा सा, लोड कम्बिनेशंस हैं वटेवर, सीज़मिक फोर्स एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है। हाँ, तो ये ओमेगा नॉट जो क्या है, सीज़मिक फोर्स एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है। तो ये UBC को एक्सप्लेन किया, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है। आई थिंक यही नोट से न्यूमेरिकल नहीं आ रहा। ओके, लीव इट। तो ये जोनिंग कैटेगरी ये सारी एक्सप्लेन हुई हुई है जी, ठीक है। टेबल आपको बड़े यहाँ पे नीट एंड क्लीन गिवन है, सॉइल की टाइप्स के। तो ये थोड़ा आर के लिए ब्रीफ उसने कर दिया है टेबल, ठीक है जी। अब आ गई जी एग्जाम्पल। सबसे पहले जी, यूजिंग UBC 97 evaluate the seismic base shear acting on a regular 12 story. Okay, so this is good. 12-story building frame system with reinforced concrete shear walls in the principal directions as the main lateral force resisting system. The building, which is located in Gaza City, is 31.2 meter by 19 meter in plan and 32.8 meter in height. It is constructed on a sandy soil profile type with SPT values ranging from 20 to 50 blows per feet. From table A2, and for zone 1 Z is equal to 0.075. So
उसने सबसे पहले गज़ा सिटी की लोकेशन बता दी। तो उसका जो जोन बनता है दैट इज़ जोन 1, और जोन 1 के लिए आप देख सकते हैं जी फैक्टर क्या है, 0.075 उसने स्टेबल से ले लिया। आई थिंक ये कुछ और नोट्स आपके पास आ गए, चलें हम देखते हैं। फ्रॉम टेबल A3 एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑक्यूपेंसी आई इज इक्वल टू 1.0। स्टैंडर्ड ऑक्यूपेंसी के लिए आपका जो है स्टैंडर्ड ऑक्यूपेंसी आई क्या है, 1 है। सो ओके जी, आई आपका 1 आ गया। देन साइल प्रोफाइल टाइप इज SD, बिकॉज दिस इज क्या जी, सैंडी साइल प्रोफाइल टाइप विद SPT। चलें जी, कोई बच्चा कमेंट में SPT बता दे। ये बेसिकली जो ऑन साइट पे आप वो ब्लोज लगाते हैं सॉइल पे, तो आई थिंक ये हाँ 1 फुट पेनिट्रेशन के लिए आप उसके ब्लोज काउंट करते हैं। पूरा सा जिस तरह नहीं वो कमा निकालते हुए, मुझे इसका एग्जैक्ट नाम भूल गया है, बट जियोटेक में ये करते हैं। SPT आपने किया होगा, लाजमी किया होगा, ठीक है जी, आपको पता होगा। तो है कोई जी कमेंट में बताने वाला कि इसका क्या नाम है जी। कन्वर्सेशन तो किसी के साथ ही है मेरी। क्वेश्चन आंसर में है कोई बताने वाला जी SPT क्या होता है, तक सबको पता चल जाए। बहरहाल चलें छोड़ें इसको। सो उसने साइल प्रोफाइल टाइप SD सेलेक्ट किया, और SD जो है वो आपकी यहाँ पे गिवन नहीं है। आई थिंक यप स्टिफ सॉइल प्रोफाइल उसने सेलेक्ट किया, ठीक है जी। फ्रॉम टेबल R इज 5.5। सो क्या जी बेसिकली building frame system regular, so regular building frame system with the reinforced concrete shear walls। तो आप यहाँ पे फैक्टर देख सकते हैं कि बिल्डिंग फ्रेम है और कंक्रीट है shear वॉल। तो आपका फैक्टर क्या आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। R का R भी निकल आया जी आपका। इसके बाद आपका आ जाएगी CA, जोन 1 है आपका, और साइल प्रोफाइल है SD है। तो CA और CV निकाल लेते हैं जी। जोन 1 साइल प्रोफाइल SD 0.12 आ गया आपका CA, और 0.18 आ गया आपका CV। तो 0.12 आपका CA आ गया और 0.18 आपका CV आ गया। T इज इक्वल टू
इस फार्मूले के साथ उसने निकाल लिया। सो दिस इज नाइदर द स्टील बिल्डिंग स्टील मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, नाइदर द कंक्रीट मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम। ठीक है जी। सो ये क्या है, रेगुलर बिल्डिंग फ्रेम है विद रिनफोर्स कंक्रीट शेयर वाल। तो ये कोई अलग टाइप में आ जाते तो 0.5 इंटू सी टी इंटू एच एन पावर 3/4, और सी टी क्या आ जाएगा अदर बिल्डिंग के लिए 0.5। तो इसने टाइम पीरियड निकाल लिया। तो वी बेस शेयर सी वी आई डब्ल्यू ओवर आर टी। तो डब्ल्यू की फॉर्म में आपके पास बेस शेयर निकल आई। तो टोटल बेस शेयर इज नॉट टू एक्सीड दिस। तो मैक्सिमम वैल्यू ये आ गई, तो इससे कम है ओके है। तो द टोटल डिज़ाइन बेस शेयर इज़ नॉट टू बी लेस देन, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो इससे ग्रेटर है 0.43, इन दोनों के दरमियान आ रही है। तो जो हमारी एक्चुअल निकली है हम वही कंसीडर करेंगे। ठीक है जी। तो ये इक्वेशंस आपको बता दी कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इससे कम नहीं होनी चाहिए। ओके जी। तो बेस शेयर निकल आई हमारी। ये न्यूमेरिकल बेसिकली मैं आपको चलें, ये एक अच्छा न्यूमेरिकल है UBC 97 का। अगर आपने बेस शेयर निकालनी है सिंपल, तो आप इस हैंड आउट को देख सकते हैं। बट चलें, आपको जो हमारा ये न्यूमेरिकल है इसी में आपको ये सारी समझ आ जाएगी कंप्लीट। तो देन हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस कर लेंगे। तो कंप्लीट आपको इस न्यूमेरिकल से समझ आ जाएगा बेस शेयर, और फिर उसको आगे नेक्स्ट कैसे अप्लाई करते हैं। तो अभी 13 मिनट हैं। तो मैंने हैंड आउट्स चले UBC 97 के ही थे, बट ये कोई गलत आपके साथ शेयर हो गए हैं। एक न्यूमेरिकल था जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस तक आपका तो मैं एक मिनट ज़रा उसको सर्च करता हूँ। सो यह मैंने चेक किया है, नोट्स यही हैं। तो इनमें न्यूमेरिकल जो है वो इनकम्प्लीट
है, चलो इन्होंने सिर्फ बेस ईयर तक निकाला हुआ है। सो नेक्स्ट जो है वो स्टोरी पे कैसे डिवाइड करते हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। सो अप टिल नाउ क्वेश्चन हैं जी कोई आपके? आपके क्वेश्चन आ गए जी। सो 5 क्वेश्चन मैं आपके एड्रेस कर चुका था और क्वेश्चन अब हो गए हैं जी 13। हाँ जी, एम्पलीफिकेशन फैक्टर एंड डायनामिक एम्पलीफिकेशन फैक्टर आर सेम थिंग। ठीक है जी। और पक्का जी, डेल्टा आई में आपको एक्सप्लेन किया मैंने। डेल्टा 3 समझा दें फिर? अच्छा, डेल्टा 3 आपको समझा देते हैं जी। डेल्टा आपको दोबारा समझा देते हैं, अभी टाइम है। सो जैसे डेस्कटॉप आपके साथ शेयर करते हैं और देखें आप, ये पहली स्टोरी का रिस्पांस आ गया डेल्टा 1। ये आ गया आपका डेल्टा 2 टोटल। और थर्ड स्टोरी का आ गया आपके पास डेल्टा 3। सो डेल्टा 1 क्या आ गया जी? F1 प्लस F2 प्लस F3 बाई K1। सो डेल्टा 2 क्या आ जाएगा आपके पास? F2 प्लस F3 डिवाइडेड बाई K2 प्लस डेल्टा 1। ठीक है जी। तो डेल्टा 1 विल बी इक्वल टू लाइक दिस, और दिस विल बी अवर डेल्टा 2। और बिकॉज देखें, जो ये पार्ट है F2 प्लस F3 बाई K2, वो तो इतना पार्ट है हमारे पास जो स्टोरी का डिस्प्लेसमेंट है अपना। टोटल में क्या हो जाएगा? डेल्टा 1 ऐड हो जाएगा। तो वो गायब हो गया जी। इसी तरह तीसरी स्टोरी का जो रिस्पांस है वो ये है। तीसरी स्टोरी का रिस्पांस ये है। इसमें क्या हो जाएगा? डेल्टा 2 ऐड हो जाएगा। और डेल्टा 3 फिर क्या हो जाएगा हमारे पास? डेल्टा 3 विल बी इक्वल टू डेल्टा 2, डेल्टा 2 इतना प्लस जो इतना पोर्शन अगला है F3 बाई K3। ये पोर्शन क्या है? F3 बाई K3। और ये पोर्शन बकिया क्या है? डेल्टा 2। ओके, क्वेश्चन है जी। डेल्टा, ठीक है जी, 2 क्वेश्चन है। देर आर 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग T इन स्लाइड, हाउ वी आइडेंटिफाई which method is asked? So
तो जो यूबीसी के हैं वो दो मेथड्स हैं फाइंड करने के। तो आप दोनों मेथड से फाइंड कर लें। TB and TA. So in this case जो T हमने जो कंसीडर किया है मेथड ए मेथड ए से आप यूज कर लें। और मेथड बी। तो आई थिंक आप दोनों में से जो मेथड यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर लें, बट उसके लिए कुछ लिमिटेशंस हैं, वो आप चेक कर लें। मैं आपको एक मिनट एक्सप्लेन करता हूँ। मेथड वन के लिए एक डायरेक्ट फार्मूला है, और जो मेथड बी है, ये एग्जांपल आ गई है। सो इसके लिए दो लिमिटेशंस हैं। अगर तो ये लिमिटेशन सेटिस्फाई करता है तो आप मेथड बी भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेथड ए यूज़ कर लें, या आपकी चॉइस है, आप दोनों में से जो यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। बट इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस टाइम पीरियड जो है वो TA ही यूज़ होता है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन था कि देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग T इन स्लाइड, हाउ वी आइडेंटिफाई विच मेथड इज आस्क्ड। अगर आप एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं तो तीनों से निकाल लें, तो अदरवाइज तो अगर आप बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं तो प्रेफरेबली मेथड ए से आप निकालें। सो हाउ टू फाइंड वेट एंड FI इन न्यूमेरिकल। दे टेक टोटल वेट। भाई टोटल वेट इसलिए लेते हैं कि सिग्मा है, ये देख रहे हो। टोटल वेट इसलिए लेते हैं कि सिग्मा है, ये सिग्मा है, इसलिए सब वेट्स को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और इन दिस केस HX या HI जो भी लेना है आपने वो बेस से लेना है, और ये सारे जमा इसलिए करते हैं क्योंकि सिग्मा है। तो होप सो कि ये तो क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए जी कि हाउ टू फाइंड वेट एंड FI इन न्यूमेरिकल टेक टोटल वेट। सो ये मैंने आपको ऑटोकैड पे एक्सप्लेन कर दिया था। हाँ, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, बिल्कुल जी, वो जिसमें आप वो जंजीर खींच के मारते हैं उसको, और वो जिस तरह वो हाथ से बोर करने वाला काम होता है, वही बिल्कुल स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। गुड, ओके जी। YFT इज ए वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन दीज फोर्सेस आर हॉरिजॉन्टल। हाँ, फोर्स की जो एप्लीकेशन डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल है,
आपको मैं ये बताता चलूँ कि जो फोर्स लग रही है वो डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल लग रही है, डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकल है, डिस्ट्रीब्यूट आप वर्टिकल डायरेक्शन में कर रहे हो, ठीक है जी। इस डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इधर थोड़ी लगा रहे हो, थोड़ी इधर लगा रहे हो, थोड़ी इधर लगा रहे हो। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन किस में आ जाएगी? प्लेन में आ जाएगी। इस बे पे कितनी फोर्स आनी चाहिए, इस बे पे कितनी फोर्स आनी चाहिए, इस बे पे कितनी फोर्स आनी चाहिए। तो फोर्स इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, फोर्स हमेशा क्या होगी? हॉरिजॉन्टल होगी। बट प्लेन में जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी दैट विल बी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। जो एलिवेशन में उसकी स्टोरी पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी दैट इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अर्थक्वेक फोर्स हमेशा क्या होती है? हॉरिजॉन्टल होती है। अब देखें, जो आपकी बिल्डिंग है, ओके, तो आज मैं आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, या आपको ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल में ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, जो है क्लास का टाइम एंड हो गया और मैंने क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो हाँ चलिए, ये आखिरी चीज़ रह गई थी। तो आपको समझ आ गया होगा कि प्लेन में अगर डिवाइड करें इसको, किस बे पे कितनी फोर्स लग रही है, तो ये क्या चीज़ आ जाएगी? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। और जब आप स्टोरीज में डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो स्टोरीज तो वर्टिकल होती हैं, ऊपर जा रही हैं ना, तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। एक ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। फोर्स कौन सी है? फोर्स तो है ही हॉरिजॉन्टल है, अर्थक्वेक तो होती ही हॉरिजॉन्टल है, बात ही खत्म होगी। ठीक है जी, तो ये आपको क्वेश्चन है, समझ आ गया होगा। सो हम क्लास को लीव करते हैं जी, सॉरी 2 मिनट ऊपर हो गए हैं। अल्लाह हाफिज़। सॉरी, लीव नहीं करनी मैंने, बल्कि मैं क्लास को एंड करता हूँ। हाँ जी। तो रिकॉर्डिंग क्लोज।